देखो ये वाली बात तो हम सारे लोग फील कर रहे हैं कि कल जो रोमन रेंस और सीएम पंक का सेगमेंट हुआ मंडे नाइट रॉ में वो और ज्यादा बेटर हो सकता था, बहुत बेटर हो सकता था। जैसी एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके का वो हुआ नहीं। और देखो भाई यहाँ पे क्या बिल्कुल एक सही बात को मेंशन किया जा रहा है कि कैसे रोमन रेंस को बिल्कुल एक बच्चे की तरह कोई इज्जत ही नहीं है वैसे करके दिखा दिया सीएम पंक ने। और आप दिखाते हो सामने वाले को, लेकिन रोमन रेंस ने बिल्कुल ऐसी एक्ट की कि जैसे रोमन रेंस बाहर जाना चाह रहा है लेकिन सीएम पंक ने बाहर जाके उसे रोक दिया है। और कैसे ये बिल्कुल बच्चे की तरह लग रहा है कि ये गुड बॉय की तरह जो रोमन रेंस है उन्होंने सीएम पंक की बात मान ली। और इसके बाद अब रोमन रेंस के कैरेक्टर की वो जो सीरियसनेस है उसको उसमें आप कैसे सीरियस हो गए। आपको वो टाइम याद है जब रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला पूरा टाइम चल रहा था। भाई कोई एक बंदा ना गंदे तरीके से रोमन रेंस से बात भी नहीं कर सकता था, और अगर कोई कर देता था तो लगता था भाई यार ये तो गया काम से। तो अब आप ऐसा वैसे ये नहीं कह रहे कि वो कैरेक्टर कैसा था ये कैरेक्टर कैसा है, कंपैरिजन यहाँ पे नहीं हो रहा। लेकिन एक बात है कि कैसे आप किसी एक बंदे को सीरियस कब लेते हो। तो ये काफी अच्छा पॉइंट उठाया इवन इस वाले ओपिनियन के ऊपर। तो भाई 12,000 से ऊपर ट्विटर के ऊपर लाइक्स भी हैं, तो ये बड़ी सही बात मुझे लगी। और वैसे भी कल बहुत सारी चीजें ऐसी होनी थी जो शायद रोमन रेंस और सीएम पंक इस सेगमेंट में होनी चाहिए थी। और अभी बात करते हैं इसके बारे में। एंड वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और मैंने आपको अपना ही एक ट्वीट दिखाया था जिसमें आपको पहले बता रहा था, नहीं चलो पहले रॉ के बाद क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो रोमन रेंस का एक प्रोमो आता है, यहाँ पे रोमन रेंस यही बात बोलते हैं कि भाई ट्राइबल चीफ कभी तुमसे झूठ नहीं बोलता, कभी भी उसने कुछ भी बात ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके नहीं बोली है। सीएम पंक एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट है, देखो कैसे मैं उसके दिमाग में घुस गया हूँ और मैं ही अभी भी इस कंपनी को चलाता हूँ, उसे रेसलमेनिया में हरा के मैं बता दूंगा। ऐसे करके फिर वो थोड़ा एक बेफेस टाइप का प्रोमो भी कट करते हैं, क्योंकि ऑफ एयर में था तो फिर बंदा वहाँ के क्राउड के बारे में बात करता है क्योंकि पता है ये बात टेलीकास्ट तो होनी है। और जो मैं बात कर रहा था कि एक जो मैंने भी ट्वीट में बताया था आपको कि लैरी जो सीएम पंक का डॉग था उसको भी कैसे मेंशन किया जा सकता है। और भाई बॉडी स्लैम ने रिपोर्ट किया है कि मेंशन करने का प्लान भी था लेकिन इस चीज को फिर चेंज कर दिया गया। और रोमन रेंस का जो फादर के बारे में बात करी थी सीएम पंक ने, उसके रिस्पॉन्स में लैरी से रिलेटेड कुछ वो बात बोलने वाले थे लेकिन फिर इवेंचुअली वो चीज हुई नहीं। अब वो क्यों नहीं हुई उसके बारे में एग्जैक्ट अभी पता नहीं, मतलब अभी ऐसे बाहर नहीं आया वो। अगर मैं यहाँ पे कुछ अज्यूम करना हो कुछ स्पेकुलेट करना हो तो यही कर सकते हैं कि क्योंकि बहुत रीसेंट का केस है सीएम पंक के डॉग का, तो शायद वो उस चीज को लेके नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप देखोगे रोमन रेंस के भी तो वो पिताजी हैं, तो उनके बारे में अगर ऐसे बात हो सकती है तो फिर डॉग के बारे में लैरी के बारे में भी हो सकती है। बट खैर ये अलग चीज है। आई थिंक स्टोरी को बढ़िया बनाने के हो सकता था, लेकिन अब इसके ऊपर आप क्या ही कमेंट करोगे कि मतलब इस पे क्या ही डिबेट करना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ यही बोल सकते हैं। बाकी अभी तो इनके और भी कन्फ्रंटेशन होने बाकी हैं और अब तो मार पिटाई तक बात आएगी, ये बात तय है। क्योंकि एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट तो इस हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉ में भी किया था। बाकी कल की मंडे नाइट ड्रॉ से सबसे तगड़ा पावरफुल मूवमेंट वही वाला था जब हमने देखा कि ब्रॉक लेसनर ने वो पावर बॉम्ब खाया ओबा फेमी से। और शायद लोग इतनी बात नहीं कर रहे इस बारे में, लेकिन किस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने उस चीज को सेल किया है। क्यों ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर आपको इतना मतलब ब्रॉक लेसनर को जब भी आप रिंग में देखते हो आप भूल जाओगे कि प्रोफेशनल रेसलिंग एक स्क्रिप्टेड शो है और यही बनाता है उसको एक सुपरस्टार, यही बनाता है उसको एक कैरेक्टर। और यहाँ पे देखो ओबा फेमी के लिए भी कितना इमोशनल मोमेंट था, इतनी मार। अगर आप एक्सप्रेशन भी देखोगे तो जब वो ब्रॉक लेसनर को मारने आए थे उस पॉइंट पे भी थोड़ा थोड़ा ओबा फेमी इमोशनल थे, और बाकी उसके बाद में जाके तो उनकी आंखों में लिटरली आंसू भी देखे जा सकते हैं जैसे कि आप इस फोटो में देखोगे। तो ये बताता है कि ओबा फेमी के लिए भी ये वाला जो मूवमेंट है वो कितना ज्यादा बड़ा है। और इस मूवमेंट से फर्क भी बहुत पड़ा है। 12 घंटों के अंदर ही जो फर्स्ट 12 आवर्स थे उसी में इनके जो व्यूज हैं वो 60 मिलियन से ऊपर चले गए। अब क्योंकि ब्रॉक लेसनर उस सेगमेंट में इन्वॉल्व है और कोई भी नया बंदा देखेगा कि भाई ये कौन बंदा है जिसने ब्रॉक लेसनर को इस तरीके से उठा के पटका है, तो उस चीज से भी जो है इसके नंबर्स में इतना आप बोल सकते हो ऊपर आए हैं। बाकी माइकल कोल की कमेंट्री को भी फिर अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने होली शिट बोल दिया था। और माइकल कोल को आप ऐसे वर्ड्स का चुनाव करते हुए देखोगे नहीं। डब्ल्यू ने इसकी ना फिर एक वीडियो भी रिलीज की है जहां पे आप पूरा भाई पूरा एंथुजियाज्म देख सकते हो, पूरी वो एनर्जी देख सकते हो। अगर आप इसे म्यूट पे भी देखोगे तब भी आपको वो माइकल कोल की चिल्लाना और वो जो क्राउड का रिएक्शन है वो म्यूट पे भी समझ में आ जाएगा, ये इतना ज्यादा लाउड था। जिस तरीके का रिएक्शन वैसे मिला ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के इस मूवमेंट को, ये आज के टाइम में डब्ल्यू में बहुत ज्यादा रेयर हो गया। मतलब आप ये मत बोलना कि किसी एंट्रेंस पर एक पॉप मिल गया, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट था। आई थिंक मैं इसे एक्सप्लेन अभी नहीं कर पा रहा, आगे जाके अच्छे वर्ड्स होंगे तो बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करूंगा इस सेगमेंट को भी। लेकिन ये कुछ बहुत अलग फील हुआ उस टाइम पे। एक तो ये एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में आजकल जब चीजें जब तक अपनी आंखों के सामने ना देख लो तो उतना यकीन नहीं होता। रूमर्स तो चल ही रहे थे लेकिन फिर जब वो हमने देख लिया, और भाई स्पेशली अगर आप उस बारे में बात करो जो छाती पे पैर रखा था ब्रॉक लेसनर की ओबा फेमी ने, वो भी कितनी अपने आप में बड़ी बात है। और इसमें भाई आपको प्रॉप्स ब्रॉक लेसनर को भी देने पड़ेंगे क्योंकि ब्रॉक
लेसनर उस किस्म का बंदा है नहीं जो किसी को भी ऐसे करने दे। तो जब उनको भी लगता है कि स्टोरी अच्छी बन सकती है, तब वो अपनी उसमें पूरी इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। और यही सेम केस हमने ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी के टाइम पे भी देखा था। तो इस मूवमेंट ने तो भाई एक कह सकते हो रेसलमेनिया लेवल का, मतलब ये लग रहा है कि हाँ ये जो इनका फेस ऑफ है, इनका ये जो आमने सामने आना था और इनका जो मैच है वो सिर्फ रेसलमेनिया के टाइम पे ही बना था। और अब देखते हैं इस मैच में, अब तो ये इस पे बहुत बात होने वाली है कि मैच जीतेगा कौन। ज्यादा ऐसे बंदे रहे नहीं है जो ब्रॉक लेसनर को इस तरीके से उठा पटक करें, लेकिन पास्ट में एक बंदा ये काम कर चुका है और इसका नाम है ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरफ से एक ट्वीट आता है जहां पे आप देखो उन्होंने नो मर्सी में जो ब्रॉक लेसनर के साथ उनका सिंगल्स मैच हुआ था उसकी फोटो पोस्ट की है। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने लिखा है कि मेरे जैसा ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। मतलब इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पे फिर कमेंट सेक्शन में लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में बातें बोल रहे हैं कि भैया ओबा फेमी तेरे से तगड़ा है, फिर उनको भी जवाब दे रहे ब्रॉन स्ट्रोमैन। थोड़ा बचकाना सा बिहेवियर लगा मुझे ब्रॉन स्ट्रोमैन का। मतलब ठीक है, ऐसे ट्वीट्स वगैरह आपको पता ही है, जो हिप हॉप वाला भी जो होता है कल्चर, इसमें एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलना होता है आपको, वैसे ही ये प्रोफेशनल रेसलिंग में भी है कि बंदा अपने कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी बातें बोलता है। लेकिन अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन को देख के ऐसा लग रहा है कि उनको ये नहीं लग रहा कि यार शायद ये वाले स्पॉट पे उनको होना चाहिए था, लेकिन अभी उस जगह पर ओबा फेमी। और एक टाइम पे ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी मिली थी ऐसी ट्रीटमेंट, वो तो उसके बाद फिर पता नहीं क्या गलत हुआ ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ कि भाई वो कंपनी से निकले भी, फिर वापस भी आए, फिर दोबारा निकल गए। खैर अभी बंदे की लाइफ में अच्छा चल रहा है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा उनका एक अच्छा खासा शो है यूएसए नेटवर्क पर। एक बड़ी ही एक बहुत ही अजीब सी बात पता चली है, जो कि कह सकते हो अजीब है एट द सेम टाइम, पता भी थी कि होगी लेकिन अब ये सामने ही आ गई है। तो रेसल वोर्ड्स ने इस बात को रिपोर्ट किया कि डब्ल्यूडब्ल्यू में एक जॉब ऐसी भी है जिसमें उनको एडब्ल्यू देखने के पैसे मिलते हैं। आप बोलोगे हैं भाई ये क्या बात कर रहे हो, एडब्ल्यू देखने के पैसे मिलते हैं? तो रेसल वोर्ड्स ने बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी पूरी एक ऐसी टीम बना रखी है जो कि एडब्ल्यू की जो चीजें हैं उसको देखती है कि अच्छा वहां पे क्या चल रही है, उसमें क्या डिफरेंट चीजें हो रही हैं। बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो कि अपने राइवल कंपटीशन के ऊपर नजरें रखी जा रही हैं ताकि वो मार्केट के साथ भी अप टू डेट रहे, उनको समझ में आए कि अच्छा उन्होंने क्या चीज करी, कैसे चल रही है, क्या चल रही है। और ये हर एंगल से आप देख सकते हो, स्टोरी के हिसाब से भी, मार्केटिंग के हिसाब से भी, उनकी क्या बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं उसके हिसाब से भी। तो जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत टाइम तक इस ऐसे ही दिखाना चाहती है, हमेशा दिखाएगी भी कि वही अकेली कंपनी है और दूसरा कोई भी नहीं है मार्केट में। लेकिन अगर आप बिजनेस इतना बड़ा बना चुके हो तो फिर आपको हमेशा देखना होता है कि कहीं आपका कंपटीशन जो है वो आपसे आगे ना निकल जाए। तो उसके लिए फिर उन्होंने ये ऐसा अपना जो पूरा टीम है वो बना रखी है। और साथ में ये भी कहते हैं कि ये एक फैक्ट है, ऐसा भी नहीं है कि इस बात को कोई बहुत ज्यादा छुपाया जाता है। तो अब पता नहीं, देखते हैं एडब्ल्यू की तरफ से इस पे कभी कोई मतलब यहाँ से भी चीजें बन सकती हैं। जैसे अभी एडब्ल्यू में जाके भी इसका रेफरेंस दिया जा सकता है क्योंकि अभी बात ऐसे पब्लिक में आउट हो चुकी है। वैसे भी थी आउट, लेकिन वही है कि जब डर्ट शीट्स इसको रिपोर्ट कर देते हैं तो एक तरीके से वो स्टैंप लग जाती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू में एक ऐसी भी जॉब है जहां एडब्ल्यू देखने के पैसे मिलते हैं भाई। इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू के हॉटेस्ट चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें से एक चीज है स्मैकडाउन में रैंडी ओर्टन का हील टर्न। सबसे पहले तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने हल्की सी जो टी शर्ट है उसको अपडेट कर दिया रैंडी ओर्टन की, और यहाँ पे आके एवरीबॉडी में वो जो खून है उसके निशान, उसके धब्बे देखे जा सकते हैं। और ये वही था जो कोडी रोड्स को मारने के बाद हुआ। और अब क्योंकि हील टर्न हो चुका है तो थोड़ा सा उसको उनको अपना जो वो है ऑब्वियसली ब्रांडिंग भी वो चेंज करेंगे। फिर अपनी जो उन्होंने ट्विटर की प्रोफाइल है उसको भी चेंज कर दिया है जिसमें लिखा है आरकेओ कोडी और साथ में अनडिस्प्यूटेड टाइटल को उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। भाई इस वाली पोस्ट पे भी 50-60 हजार लाइक्स मिले हैं रैंडी ओर्टन के खुद के ट्वीट के ऊपर। तो ये बताता है कि लोग कितने ज्यादा अभी इसको इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मैंने आपको बोला था कि पिछली बार आपको बताया था कि घट गई थी, और मैंने बोला कि इतनी ज्यादा वो घटी बड़ी नहीं है कि आप उसको एक मैट्रिक की तरह देखोगे कि अच्छा क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन इस बार तो भाई 5 सितंबर 2025 लास्ट टाइम स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मतलब तब आई थी लास्ट टाइम इतनी व्यूअरशिप हाईएस्ट जो अभी के बाद का लास्ट नंबर है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ गए ना? आपकी लास्ट जो ऐसी व्यूअरशिप आई थी वो 5 सितंबर 2025 का एपिसोड था और व्यूअरशिप में जंप भी लास्ट वीक से 19% का है। तो अच्छा खासा ये जंप है। तो ये भी बता रहा है कि अगर आप स्मैकडाउन में भी अच्छी चीजें ऑफर करोगे तो ऐसा नहीं है कि लोग शो को पूरी तरीके से इग्नोर ही कर रहे हैं। वैसे तो अभी आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन में बिल्कुल भाई घंटा जोड़ के घंटे वाला काम किया है। लेकिन अभी रेसलमेनिया का टाइम है तो एटलीस्ट अभी तो आप शो डिलीवर करो, बाकी फिर रेसलमेनिया के बाद की बात देखी जाएगी। क्योंकि फिर तो पता है डब्ल्यूडब्ल्यू शायद अपनी जो असली औकात है उसके ऊपर भी आने में ज़्यादा देर नहीं करती। वो तो अभी रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है इसलिए ये फटी में है थोड़ा कि भाई हमको अच्छा अच्छा डिलीवरी करना है।
बाकी रैंडी ओर्टन कॉल पे एक बंदे से बात कर रहे थे, उसके बारे में अलग अलग स्पेकुलेशन आनी शुरू हो गई हैं। डेव मेल्जर ने तो बोला कि ये शेन मैकमैन के लिए तो नहीं है, क्योंकि रेसलिंग में रॉयल फैमिलीज की बात होती है तो पहले शेन मैकमैन, ये मैकमैन फैमिली की बात होती थी, फिर उसके बाद कोडी रोड्स ने अपने बारे में बोला। वैसे तो आप रैंडी ओर्टन की फैमिली से भी ऐड कर सकते हो कि क्या पता उनके पापा या वैसी कोई स्टोरी का लिंक हो। फिर यहाँ पे रॉक की स्पेकुलेशन भी आ गई, स्पेकुलेशन भी आ गई है कि भाई समवन भी तो एक इतनी बड़ी फैमिली है, तो क्या रॉक की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि पुरानी रिश्तेदारी तो निभानी है रॉक को कोडी रोड्स के साथ में। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाली स्टोरी को इतना कॉम्प्लिकेटेड करेगी? अब ऐसे अगर टिकट नहीं बिक रही थी तो लास्ट ईयर रॉक को कर दिया था, तो क्या पता अब भी करें। लेकिन देखो सीधी सीधी बात है, अगर रॉक किसी फिजिकलिटी में नहीं होने वाले और उनका लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ प्लान नहीं है, तो फिर भाई वो हमारे दिमाग पे स्ट्रेस हो जाता है थोड़ा। इससे आसानी से मैं अपने जो गणित के सवाल है ना अपने 12th क्लास से पहले उसको हल कर लिया करता था, उसमें मेरा कम दिमाग लगता था। तो ये नहीं भाई, अगर आपको सीरियस लेके आना है रॉक को तब लेके आना। बाकी तो हमको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के चीप तरीके होते हैं आजकल, बड़े सेलिब्रिटीज या फिर बड़े सुपरस्टार को बुला के सिर्फ उनके साथ उनके नाम से टिकट्स या एक मूवमेंट बनाने के लिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म में कुछ होता नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म लॉन्ग गेवर होने की बात यही लोग करते हैं। और उसमें से एक चीज़ अगर हम बात करें भाई, गुंथर के साथ क्या सीन चल रहा है रेसलमेनिया को होने में, अब 1 महीना रह गया है और गुंथर का मैच किससे होने वाला है इसको आइडिया ही हमको यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रे मिस्टीरियो लग रहे हैं लेकिन अभी उनका भी स्टेटस अभी क्लियर नहीं हो रहा। तो ये क्या मतलब क्या सोचते हो कि आप पिछले 1 साल में बंदा क्या क्या बड़े बड़े काम कर चुका है और आपको ये नहीं समझ में आता कि रेसलमेनिया में उसके साथ मैच क्या करना है? भाई इससे बढ़िया तो फिर वही वाला टाइम था कि हमको रॉयल रंबल से 5-6 महीने पहले ही पता चल जाता था कि ये सुपरस्टार की अच्छी बुकिंग होना शुरू हो रही है, रॉयल रंबल जीतेगा, यही रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा। एटलीस्ट जब वो मैच करता था रेसलमेनिया में तो लगता तो था कि इसने इतने पिछले कुछ टाइम में ये किया है। अब तो पता नहीं क्या चल रहा है। तो देखो अब क्या करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू गुंथर के साथ। वैसे अगर आपको मौका दिया जाए गुंथर को रेसलमेनिया में बुक करने का तो फिर आप किस तरीके से करते हैं? और डब्ल्यूडब्ल्यू अपने रेसलमेनिया के ग्राफिक्स के साथ क्या कर रही है भाई? आप ये अलग अलग फोटोज में देखो, 5 अलग अलग ग्राफिक बन चुके हैं अब तक रेसलमेनिया के। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट थीम वाला, उसके बाद ये पीला कलर वाला, उसके बाद फिर ये तीसरी अलग ही थीम आ गई जो पता नहीं लग रहा है कि क्लैश एट द कैसल जैसा कुछ लग रहा है। फिर उसके बाद ये एडब्ल्यू रेवोल्यूशन जैसी थीम आ गई। उसके बाद ये लेटेस्ट वाला लेके आ रहे हैं, कर क्या रहे हैं? और किसी ने एक बड़ा सही ट्वीट किया था कि भाई तुम ये जो कॉल आउट कर रहे हो ना अलग अलग ग्राफिक्स के लिए, वैसे तो इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो बात है ग्राफिक्स को लेके, थीम सॉन्ग को लेके लोग बात तो करते हैं ना हर साल। तो एक बंदे ने बड़ा सही ट्वीट किया था, वो ये बोलता है कि तुम्हें जो बात कर रहे हो ना डब्ल्यूडब्ल्यू की नजर में पता है क्या चल रहा होगा कि देखो हमने कैसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, इस बार हमने कुछ अलग ही कर दिया है। पहले लोग इसको ये बोल रहे थे कि देखो अलग अलग ग्राफिक डब्ल्यूडब्ल्यू चेंज कर करके दिखा रहे ताकि हम प्रिडिक्ट ना कर पाए कौन सी नाइट को होगा। अब तो ये बता भी चुके हैं कौन सी नाइट को होगा, लेकिन उसके बाद भी सभी जगह मामला ऐसा ही चल रहा है भाई। वो तो अब ठीक है, इसलिए अभी मंडे नाइट रॉ बढ़िया चल गई है तो इतनी ज्यादा हम और ज्यादा बातें नहीं कर सकते। अभी हमको थोड़े में मतलब जो भी मिल रहा है उसमें खुश रहने की आदत डालनी है। लेकिन फनी है बहुत ज्यादा कि इतने ग्राफिक्स क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है आपको। चलो एक मजे की बात भी आपको बता देता हूँ, अगला जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है बॉस्टन से, वहां पे भी जो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर हैं वो दोनों ही सुपरस्टार प्रेजेंट होने वाले हैं। तो अगली मंडे नाइट रॉ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जो मूवमेंट्स हमने देखे थे मंडे नाइट रॉ में वो दोबारा से होंगे। और जैसे जैसे रेसलमेनिया के पास जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू का तो काम ही है अच्छी तरीके से शोज को डिलीवर करने का। और अब बात करते हैं ये स्टोरी के बारे में जो हमने सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर वाली हम पूरी देख रहे हैं। तो हमने क्या सिनेरियो देखा था पूरा कि सेथ रॉलिंस ने बोला था जो भी पॉल हेमन से के आसपास आएगा उसको मैं फोड़ दूंगा। उसके बाद ब्रॉक लेसनर आए थे और उसके बाद ओबा फेमी निकल के आते हैं। तो स्टोरी के लॉजिक के हिसाब से ये जो सारा काम है वो सेथ रॉलिंस का किया हुआ है। और अगर आप सेथ रॉलिंस को यहाँ पे इस फोटो में भी देखो तो भाई वो जब ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर आमने सामने थे तो उस मूवमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने स्टोरी में भी FAFO करके टैग किया है पॉल हेमन को और साथ में पीछे ओबा फेमी की पिक्चर लगी हुई है। तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू पैरेलल स्टोरी चला सकती है ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर की और साथ में सेथ रॉलिंस और उनके रेसलमेनिया ओपोनेंट की जो कि शायद हो सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि इनके बीच की कड़ी है पॉल हेमन। तो ये ब्रॉक लेसनर और ये ओबा फेमी वाली स्टोरी में पॉल हेमन तो होंगे ही, तो शायद ये स्टोरी भी ये साथ में आपस में जोड़ सकते हैं, जो कि आई थिंक एक अच्छा आइडिया होगा क्योंकि इसमें आप थोड़े और आपके पास पॉसिबिलिटी आ जाती हैं और ज्यादा तड़का मारने की। तो सोचो सेथ रॉलिंस सिखा रहा है ओबा फेमी को कि देख तू नया नया बंदा आया है
अब मैं तेरे को थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा मेंटोर ही बन गया मिस की तरह, लेकिन हाँ, ये दोनों स्टोरी लाइन के जो पाथ है उसको क्रॉस करवा सकते हैं, और शायद फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास और अच्छे तरीके हैं इन दोनों ही फ्यूड्स को अच्छे तरीके से बुक करने के लिए। बाकी नेचुरल टीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, R पंत वाला कोड यूज करना, आप भी अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।